सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम दुबे एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। और आज हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर के लास्ट एस्पेक्ट को, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि हमने इसके पहले पढ़ा एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, साथ ही साथ एकोमोडेशन इन बेल्जियम, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने पढ़ा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और अब हम उस स्टेप में आ चुके हैं जहां पर इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस लास्ट टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यानी पावर शेयरिंग के बारे में हमने पढ़ तो लिया, सभी एस्पेक्ट को जान लिया, क्यों जरूरी है जान लिया, कैसे होनी चाहिए ये जान लिया। अब हम लोग जानेंगे पावर मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कितने अलग अलग फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हुए देखने को मिल जाती है। तो हम पूरे इस बेसिक एस्पेक्ट में चार प्रमुख बिंदुओं को पढ़ेंगे कि पावर इन चार प्रमुख रूपों में मॉडर्न डेमोक्रेसीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हुए देखने को मिल जाती है। आप जितने भी टॉपिक्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिटेल वे में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आई होप आप एक एक टॉपिक को बिल्कुल सावधानी के साथ समझते जाएंगे, और मुझे लगता है कि इसी के साथ आपकी ये पूरी जो तैयारी है पावर शेयरिंग को लेके वो कंप्लीट अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच जाएगी। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज़ है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कि कितने अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहली बात, डिफरेंट आर्गन्स में पावर बटी होती हुई देखने को मिलती है, डिफरेंट आर्गन्स में, डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट सोशल ग्रुप में, और साथ ही साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट में। लेकिन ये तो हो गई सिर्फ कहने की बात, लेकिन इसमें जो है इसको डिटेल वे में हमको समझना है कि पावर कैसे अलग अलग गवर्नमेंट के डिफरेंट आर्गन्स में डिवाइडेड होती है, पावर कैसे डिफरेंट गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में कैसे डिवाइडेड होती है, अलग अलग सोशल ग्रुप में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और साथ ही साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप में और मूवमेंट में कैसे बटी होती है। उसके पहले एक छोटा सा कंटेक्स्ट लिखा हुआ है कि द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, देखिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये पता होगा कि प्राचीन समय में क्या होता था कि अनडिवाइडेड पावर कभी बढ़ती नहीं थी। पावर कंसोलिडेट होकर रहती थी कुछ लोगों के हाथ में, जैसे डिक्टेटर हो, मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, डिक्टेटोरियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, या फिर जैसे भी मतलब कि पावर एक या दो लोगों के बीच में पूरी तरीके से कंसोलिडेट रहती थी, और वही लोग मिलकर पूरी व्यवस्था को क्या करते थे, सर्कुलेट करते थे। पावर डिवाइडेड नहीं रहती थी, अनडिवाइडेड रहती थी। क्या रहती थी? अनडिवाइडेड। क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट, अब ऐसा क्यों होता था, ये भी मन में प्रश्न आएगा कि पावर बढ़ती क्यों नहीं थी। तो कारण ये था कि ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। मतलब ये समझिए, पावर एक लोगों के पास क्या रहती थी, कंसोलिडेट रहती थी, समेकित रहती थी। सो इट वाज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइडेड इज डिस्पर्स्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड इन्फोर्स देम। तो इसका कारण क्या था कि अगर हम पावर को डिवाइड कर देंगे, प्राचीन समय में, इन अ लॉन्ग टाइम लिखा ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, पहले समय में पावर डिक्टेटर के पास पूरी तरीके से कंट्रोल रहती थी, राजा के पास पूरी तरीके से कंट्रोल रहती थी। तो इसके पीछे लॉजिक वो दे रहा है कि पावर डिवाइड लोग क्यों नहीं करते थे। जब पावर आप डिवाइड कर दोगे तो किसी भी डिसीजन को आप क्विक डिसीजन, क्योंकि 9th में आपने पढ़ा था, अभी आप 10th में भी इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में डिसीजन थोड़े लेट होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। इस टॉपिक को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। लेकिन आप ये समझिए कि जब पावर बटेगी ही नहीं तो व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति विशेष के पास रहेगी, और वो व्यक्ति किसी भी डिसीजन को लेना चाहे तो बहुत ही तेजी से ले सकता है। अब बात एज ए रिजल्ट की हो तो वो डिसीजन उतना इफेक्टिव होगा कि नहीं, एफिशिएंट होगा कि नहीं, वो अलग मामला है, लेकिन डिसीजन तो बड़े फास्ट होंगे। वहीं पर एज कंपेयर विद डेमोक्रेसी डिसीजन थोड़े लेट होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में सबसे बातचीत करके, सबसे राय लेकर उस पर बहस होती है, डेलिब्रेशन होता है, नेगोशिएशन होता है, तब जाके किसी डिसीजन पे हम लोग पहुंचते हैं। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन वो समय लगना चाहिए, क्योंकि आप समाज में तमाम ग्रुप्स होते हैं, सबकी राय आप नहीं लेकर सिर्फ अपने एक आइडिया के थ्रू आप डिसीजन ले लेते हो, तो हो सकता है कि वो डिसीजन सबके लिए एफिशिएंट ना हो, इफेक्टिव ना हो। तो वही कह रहा है कि आप ये अगर आप पावर को डिसाइड कर देते हो कि डिस्पर्स कर देंगे, फैला देंगे, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। तब जो है ऐसा हो सके, ऐसा कभी संभव ही नहीं होगा कि आप डिसीजन को बहुत तेजी से ले लो, तब डिसीजन में डिले होगी। एंड इन्फोर्स देम, बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए
एक लंबे समय से ये माना जाता था कि पावर को डिवाइडेड मत करिए, पावर को डिस्पर्स मत करिए, क्योंकि पावर को आप डिस्पर्स कर दोगे तो आप डिसीजन को बहुत तेजी से नहीं ले सकते हो। ये आइडिया बड़े लंबे समय तक चला, लेकिन जैसे ही इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी आई, तो ये कहीं ना कहीं ये जो नोशन था, ये जो धारणा थी लोगों की, वो बदलने लगी। कैसे कि वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स, जिसमें ये मान लिया गया कि लोग ही सभी प्रकार की पॉलिटिकल पावर के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेस हैं, वो लोग ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा के पास पूरी पावर हो, राजा लोगों की सुने ही ना। लेकिन जब समय बदला तो डेमोक्रेसी का एमरजेंस हुआ। आज डेमोक्रेसी का एमरजेंस हुआ तो लोगों के नोशंस बदले और लोग ये सोचना शुरू किए, और यहाँ तक कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ये आने लगा कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, कि लोग ही हर प्रकार के पॉलिटिकल पावर के स्रोत होने चाहिए। मतलब पावर लोगों के पास होनी चाहिए। पावर किसके पास होनी चाहिए? लोगों के पास। जैसे कि इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। हम जानते हैं डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग खुद पर ही शासन करते हैं। लोग खुद पर ही शासन करते हैं। कैसे करते हैं? अगर मान ली हम जनता हैं तो हम क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेटिव को, एक लीडर को इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और वो लीडर हमारे बिहाफ पे पूरी व्यवस्था को क्या करता है, शासित करता है, हमारे लिए काम करता है। तो इस प्रकार का जो गवर्नमेंट बनती है वो सेल्फ गवर्नमेंट बनती है। क्या बनती है? सेल्फ गवर्नमेंट बनती है। स्वशासन जो है, स्वशासित सरकार बनती है, स्वशासन वाली सरकार बनती है, जिसमें लोगों का खुद का गवर्नेंस होता है। बस वो लोग जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना करके इनडायरेक्टली करते हैं। लोग अपने बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेटिव या एक लीडर जो है सिलेक्ट करते हैं, और वो लीडर इनके बिहाफ पे क्या करता है, काम करता है। तो ये चीजें हैं। पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, इनके थ्रू जो है खुद पर जो है शासन करते हैं लोग ही। In a good democratic government, due to respect is given to diverse group and views that exist in a society। भाई जो अलग अलग व्यूज, अलग अलग डाइवर्सिटीज किसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, उन सभी को रिस्पेक्ट देना। क्या करना? रिस्पेक्ट देना। ये कहीं ना कहीं एक गुड डेमोक्रेसी का सिंबल होता है। हम जानते हैं एक समाज, एक देश जो है अलग अलग सोशल ग्रुप से मिलकर बनता है, और उन सभी सोशल ग्रुप को रिस्पेक्ट देना, उन सबके नीड कंसर्न पे काम करना ही एक अच्छी डेमोक्रेसी का लक्षण होता है, और ये होना ही चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है तो समस्याएं कहीं कहीं बनना शुरू हो जाती है। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। हम जानते हैं हर व्यक्ति की अपनी खुद की आवाज़ होनी चाहिए, मतलब हर व्यक्ति आवाज उठा सके, ये सारी चीजें हैं। सो देयरफॉर इट फॉलो दैट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। तो ये मान लिया गया कि भाई एक डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, एक डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर है वो शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो बटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बटी होनी चाहिए, जितना संभव हो सके नागरिकों तक। यानी एक डेमोक्रेसी में अगर पावर की बात करें तो पावर नागरिकों तक जितना हो सके अधिक से अधिक बांट दी जाए, वो कहीं ना कहीं एक गुड डेमोक्रेसी होगी। क्या होगी? एक गुड डेमोक्रेसी। तो यानी पावर शेयरिंग के एक एस्पेक्ट को इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा अपने कॉन्टेक्स्ट में बता दिया। अब इसी आधार पे मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। वो अलग अलग फॉर्म्स को ले सकते हैं और उसको हम देखते भी। अब कौन कौन से फॉर्म को हम देखते हैं? तो सबसे पहला फॉर्म आपका है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी पावर जो है गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में क्या होती है, बटी होती हुई हमें देखने को मिलती है। पहली बात जो पहला जो फॉर्म है पावर शेयरिंग का, वो है कि डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर का बंटना। डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर का बंटना। अब रही बात ऑर्गन की, तो ऑर्गन क्या होते हैं? गवर्नमेंट के जो अंग होते हैं वो हम किसे कहते हैं? तो जो लेजिस्लेटिव होती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो जुडिशरी होती है, इसी को हम लोग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कोई पद नहीं है, गवर्नमेंट कोई ऐसा नहीं कि कोई जो है एक पोजीशन है, कोई होल्ड करके रखता है और वो सरकार बन जाता, नहीं। गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म है। गवर्नमेंट क्या है? एक मैकेनिज्म है, और उस मैकेनिज्म में तीन अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। एक लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है एंड जुडिशरी होती है, और इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं, और यही तीनों मिलकर ही गवर्नमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। यानी ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को ही कंबाइनली हम बोलते हैं गवर्नमेंट। अब इनके बीच में भी पावर शेयर होती है। सबसे पहली बात कि पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनके बीच में पावर शेयर्ड होते हुए देखने को हमें मिलती है। कैसे होती है?
इस सिस्टम को देखिए, पहली बात तो इसको डिफरेंट आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब समझ लीजिए, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज कि इस प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, क्योंकि इट अलाउज डिफरेंट आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। ये जो चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, ये सब एक लेवल पे, यानी एक लेवल पे, यहाँ पे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया, सब एक लेवल पे क्या एक साथ रहकर जो है पावर को एक्सरसाइज करते हैं। मतलब एक लेवल का मतलब न कोई बड़ा न कोई छोटा, यानी सब एक लेवल पे रहते हैं, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो। इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। सो ये जो है सभी लोग डिफरेंट आर्गन जो गवर्नमेंट होते हैं एक सेम लेवल पर रहकर पावर को क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power and each organ check the other। अब दूसरी चीज उसने कहा कि जो ऐसा करने की वजह से ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, पावर की जो सेपरेशन है वो कहीं ना कहीं इस चीज को मेंटेन करता है कि नन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो और चाहे जुडिशरी हो। कुछ इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट बना हुआ है, एक लेवल पे ही पावर को एक्सरसाइज करते हैं कि कभी भी कोई एक सिंगल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सेम लेवल पे ही सभी लोग रहते हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई कम पावरफुल नहीं, कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं। और साथ ही साथ ये सभी जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चेक करते रहते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा पावर को एक्सरसाइज न कर पाए। और इसीलिए इस सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो पहली बात तो आपको इस टॉपिक से 3 बिंदु क्लियर हो जाने चाहिए। पहली बात, गवर्नमेंट के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। इनके बीच में जो पावर का बंटना है वो आपका कहलाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और साथ ही साथ इसमें कोई भी एक अकेला ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं करता है। इसकी वजह से आपका क्या होता है कि कोई भी अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं करता, इसलिए हर आपका जो ऑर्गन्स होता है आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और इससे सत्ता का बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है, और इसलिए इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है। यानी कि दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। लास्ट ईयर वी स्टडीज दैट द डेमोक्रेसी इवन तो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। हम जानते हैं जिसे कैसे बैलेंस बना हुआ है कि हम जानते हैं जो जज होते हैं, जो कोर्ट के जुडिशरी के जो जज होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। एंड दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखिए जज जो होते हैं जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, मतलब कि उन्हीं के द्वारा जो है जजों की भर्ती कौन करता है? सरकार करती है। और फिर जब वो जज बन जाते हैं तो वो सरकार की फंक्शनिंग को ही चेक कर सकते हैं। अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो इसके लिए उसको रोक सकते हैं। यानी देखिए कितना एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। वो जो जज है वो नियुक्त हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और नियुक्त होने के बाद जब वो पावर में आता है तो वो आप पूरे गवर्नमेंट की मशीनरी को भी क्या कर सकता है? चेक कर सकता है। तो वही लिखा है, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature। या फिर जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनते हैं उनको भी वो चेक कर सकते हैं। तो आखिर देखिए कितना शानदार तरीके से जज को नियुक्त करे सरकार और सरकार को चेक कर रही है जज, यानी सब आपस में क्या इंटरडिपेंडेंट है। एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। और यही अरेंजमेंट जो है कहलाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, क्योंकि हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और इससे सत्ता का बैलेंस बना रहता है। एक बार फिर से इसको हम जो है रिकॉल कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक को कि जब पावर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में बटी हो तो कैसे पावर की शेयरिंग होती है, उसे क्या कहते हैं। पहली बात, ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं वो आपको ये पता हो गया होगा। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेम लेवल पे पावर को एक्सरसाइज करते हैं, यानी कोई भी अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं करता है, ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। और इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम लोग बोलते हैं पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दूसरी चीज इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ईच ऑर्गन चेक्स अदर।
वो दूसरे आर्गन को क्या करता रहता है, चेक करता रहता है, इससे कि सत्ता का पावर का बैलेंस बना रहता है। कोई भी अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये सभी आर्गन्स आपस में क्या चेक्स करते रहते हैं दूसरे को, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इस पूरे टॉपिक्स में देख लिया। इसमें सबसे पहली बात आर्गन के बारे में आप जानिए। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी जो आर्गन्स होते हैं सेम लेवल पे रह करके पावर का एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंस क्यों कहते हैं, वो ये टॉपिक में लिख दिया गया। अब अगला जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो आपका है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर भी पावर को शेयर होते हुए हम देखते हैं। पावर के डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल। अब गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स मतलब क्या होता है, लेवल से मतलब स्तर, ऊपर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब ये सबसे टॉप लेवल, उससे नीचे, उससे नीचे, यही तो आपका लेवल कहलाता है। तो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम बात कर दें गवर्नमेंट के सबसे टॉप लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या, स्थानीय सरकार, जो ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, तमाम चीजें। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब आप जानते हो जो स्टेट यानी कि राज्यों तक सीमित हो, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश की पूरी व्यवस्थाओं को क्या करती है, सर्कुलेट करती है। तो यहां पर भी पावर की शेयरिंग हमें देखने को मिलती है कि अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल रीजनल, मतलब एक इंटायर कंट्री के लिए एक जनरल गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और एक जो है प्रोविंशियल या फिर रीजनल लेवल पे भी गवर्नमेंट बनाई जाती है, और फिर इनके बीच में भी पावर की शेयरिंग हमें देखने को मिलती है। तो वही आपका है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। इसमें क्या कहा है कि एक जो जनरल गवर्नमेंट जो होती है इंटायर कंट्री के लिए होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, फेडरलिज्म में खूब डिटेल में। भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो जी ये जो सरकार है जो पूरे देश के स्तर पर इंटायर कंट्री पे शासन की व्यवस्थाओं को चलाती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे जो होती है उसको डिफरेंट नेम होते हैं अलग अलग कंट्री में। जैसे भारत में उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, भारत में उसे क्या कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये सिस्टम जो है जरूरी नहीं कि आपके सभी देश में यूनिवर्सल हो, किसी देश में फॉलो किया जाता है, किसी देश में नहीं फॉलो किया जाता है। मतलब कि किसी देश में हो सकता है एक ही प्रकार की, एक ही लेवल की सरकार हो, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट हो, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन हमारे देश में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों, क्योंकि भारत में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जबरदस्त है, इसलिए उन सभी डाइवर्सिफिकेशंस को एकोमोडेट करने के लिए अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इसलिए भारत में ये मैकेनिज्म क्या है, सक्सेसफुल है। तो ये मत सोचिए कि ये यूनिवर्सल है, हर देश में ये सेंट्रल स्टेट लोकल होना चाहिए, नहीं। हर देश में कभी कभी किसी देश में 2 ही होता है, किसी देश में 1 ही होता है, किसी देश में 3 होते हैं। तो ये मामला है। तो वही कह रहा है कि दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री, देयर आर मेनी कंट्री वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहाँ पे प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट होता ही नहीं है। बट इन दोज कंट्री लाइक आर्स where there are different level of government, the constitution clearly lay down the power of different levels of the government, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को क्या कर दिया, अलग अलग लेवल पे पूरी तरीके से क्या कर दिया, क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया। So this is what they did in Belgium but was refused to Sri Lanka. This is called federal division of power. अब देखिए पावर गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में क्या हुई, बट गई, जिसका हमने एग्जांपल देखा था। बेल्जियम में पावर अलग अलग लेवल पे बटी थी, लेकिन श्रीलंका में बटी नहीं थी। तो जब पावर गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे बटे तो इसे ही तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। तो इसको आप डिटेल में चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म में इसी सिविक्स के ही आप पढ़ने वाले हैं। तो यही चीज़ है कि जब आप पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में, और लेवल का मतलब वही सेंट्रल स्टेट लोकल, इनके बीच में बटी हो तो इसे ही हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, जो कि बेल्जियम में हुआ था और जो कि श्रीलंका में नहीं हुआ। सो द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ ऑल पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पावर हायर टू लोअर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और थर्ड लेवल पे भारत में जो हम जानते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज और लोकल म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज जैसी व्यवस्थाएं भी देखने को मिलती है। यानी कि पूरे इस टॉपिक को हम लोग जो है एकोमोडेट कर लें, इसको पूरी तरीके से हम अगर कंसोलिडेट करें तो ये समझिए कि ये जो पावर का डिफरेंट लेवल में बंटना है, ये आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ
वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहलाता है, क्योंकि पावर हायर टू लोअर बटी होती है, हायर टू लोअर बटी होती है, ठीक है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है, और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है। देखिए हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, ठीक है। इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं, और पहले वाले को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं, दूसरे को वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। साथ ही साथ इसको फेडरल गवर्नमेंट भी, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। क्या, किसको? पावर का डिफरेंट लेवल पे बंटना क्या कहलाता है? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है, जिसको चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये हो गया आपका डिफरेंट लेवल पे पावर का शेयरिंग होना। अगला जो थर्ड एस्पेक्ट है, थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग का, वो है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर का शेयरिंग होना, ठीक है। अब सोशल ग्रुप क्या होते हैं? देखिए सोशल ग्रुप का मतलब समाज में रहने वाले अलग अलग ग्रुप, समाज में रहने वाले अलग अलग ग्रुप्स। अब समाज में देखिए महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, अमीर भी रहता है, गरीब भी रहता है, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर प्रकार की डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग तमाम प्रकार के सोशल ग्रुप्स एग्जिस्ट किया करते हैं। उन सभी सोशल ग्रुप में पावर का शेयरिंग करना ही आपका क्या कहलाता है कि पावर शेयरिंग, पावर में भी आल्सो शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी कि पावर का अलग अलग सोशल ग्रुप में भी शेयरिंग होना हमें जो है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में देखने को मिलता है कि पावर जो है अलग अलग समाज के अलग अलग सोशल ग्रुप में डिवाइडेड होती है। जैसे कि वो ग्रुप आपका रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हो सकता है, यानी धार्मिक ग्रुप भी हो सकता है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, और लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकता है, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलने वाला हो। हम जानते हैं कि बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों बनाई गई थी? क्योंकि वो चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, किसी प्रकार का जो मामला है उसको हल करने के लिए बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम ही सामुदायिक सरकार है, और समुदाय मतलब समाज के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो समाज के अलग अलग ग्रुप में पावर को शेयर करने के लिए ही आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसका एक शानदार एग्जाम्पल बेल्जियम में हमें देखने को मिलता है। हम बात करें अगर सम कंट्रीज की, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाई सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट ईयर वी स्टडी दैट सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। देखिए कुछ देशों की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट वहां पे है, जहाँ पे सोशली वीकर सेक्शन यानी सामाजिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, उनको उनका रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या बोल सकते हैं लेजिस्लेचर में या फिर समाज में बढ़ाने के लिए उनको जो है स्पेशल जो है जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं आरक्षण का मुद्दा, रिजर्वेशन की बात, जिसको हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। जैसे समाज, भारत के एग्जाम्पल को आप ले लीजिए, तो तमाम प्रकार की कास्ट के आधार पे जो है कुछ रिजर्वेशन दिए गए। अब इसका कारण क्या था कि समाज की ये जो ग्रुप हैं जिनको आरक्षण दिया जा रहा है, जिनको जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया है कि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके, उनका भी समाज में स्तर बेहतर हो सके, स्तर ऊंचा हो सके। तो अब महिलाओं की स्थिति है, तो महिलाओं ने भी एक लंबे समय तक डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट को फेस किया, वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। उनको भी एम्पावर करने के लिए उनके लिए भी लेजिस्लेचर में सीटें जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसी चीज़ें आप जानते होंगे, आपका 33% जो है उनको जो है अभी फिलहाल मिला भी है कि 33% महिलाएं होनी ही चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें लेजिस्लेचर में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए, समाज में उनका जो है बेहतर करने के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए उनको भी जो है एक्स्ट्रा पावर उनके साथ शेयर किया गया है। तो समाज के अलग अलग ग्रुप्स में भी पावर की मॉडर्न डेमोक्रेसी में शेयरिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो वही लिखा है कि चाहे सोशली वीकर सेक्शन हो, महिलाएं हो, उनका रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन किसमें, लेजिस्लेचर में, एडमिनिस्ट्रेशन में करने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट भी किए गए, जिसको हमने पढ़ा था लास्ट ईयर कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसी व्यवस्थाएं भी बनाई गई असेंबलीज में और हमारे पार्लियामेंट में। सो दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। भाई इसका अरेंजमेंट करने का पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि जो डाइवर्स सोशल ग्रुप है उनको भी कहीं ना कहीं गिव स्पेस, उनको भी स्थान दिया जाए, कहाँ पे, गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, तब वो अपने आप को सरकार से अलग थलग महसूस करेंगे, जैसा कि तमिल स्पीकर श्रीलंका में किए थे। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज
a fair share in power in unit second we shall look at the various ways of accommodating the social diversity। ये तो अलग मामला है। तो इस सोशल ग्रुप में पावर को शेयरिंग करने वाला जो मेथड है, इसके पीछे जो सबसे बेहतर जो कारण है वो ये है कि समाज के जो सभी ग्रुप हैं, चाहे वो ग्रुप धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, उन सब के साथ पावर को शेयर करना। पावर को क्या करना? शेयर करना। जैसे कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसको फेयर शेयर दिलाने के लिए पावर में ये सब चीज़ का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी माइनॉरिटी सेक्शन है, उसको जो है निष्पक्ष रूप से उसको भी पावर दिलाने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। यानी कि पावर की शेयरिंग होती है अलग अलग सामाजिक ग्रुपों में, अलग अलग सामाजिक समूहों में। तो ये चीज़ें आई होप आप समझ पाए होंगे, जिसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। आप ये समझिए इस पॉइंट का मतलब सीधा और सीधा कि समाज में जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी जात के आधार पे हो, किसी लिंग के आधार पे हो, किसी धर्म के आधार पे हो, हर ग्रुप को पावर की क्या की गई? शेयरिंग किया गया है, हर ग्रुप को एम्पावर्ड किया गया। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पावर में बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। हमें पावर पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट में शेयर होते हुए देखने को मिल जाती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है दोज इन पावर। देखिए हम जानते हैं कि अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टी के नाम से, जिसमें हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन आवर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई देखी जाने वाली संस्था है तो वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है। और पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर की शेयरिंग हुई है कि ये चुनाव लड़ सकें, जीत सकें, होल्ड कर सकें, रन कर सकें, किसको? गवर्नमेंट को। तो वही कह रहा है कि इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। भाई पावर के लिए अलग अलग कंटेंडर्स को, दावेदारों को चूज करने की पावर होती है किसके बीच में? सिटीजन्स के पास। सिटीजन के पास स्वतंत्रता होती है कि वो चूज कर सकें अलग अलग कंटेंडर्स को। अच्छा, इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। भाई ऐसा है कि हम जिसको चाहें उसको चूज कर सकें। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स क्या होते हैं? स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं, कंटेंडर्स खड़े होते हैं। अब हमारी जो मर्जी होगी हम उसको क्या करते हैं? चूज करते हैं। इसकी वजह कंपटीशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? प्रतिस्पर्धा क्रिएट होती है किसके बीच में? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इनवॉल्व। अब जब कंपटीशन होगा तो ये फिक्स है कि पावर किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज, एक पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में कंसोलिडेट होकर नहीं रह जाएगी, बल्कि बट जाएगी। भाई सबको ये मजबूरी नहीं कि हमको काम करना पड़ेगा, नहीं तो अब की बार सरकार में हम हैं तो अगली बार हम हट भी सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को जनता क्या करती है? इलेक्ट करती है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। हम जानते हैं कि एक लंबे समय पावर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी के बारे में चैप्टर नंबर 4 में हम खूब डिटेल में पढ़ेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं पार्टीशनशिप को क्रिएट करती है, समाज के अलग अलग वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी विशेष धर्म के लिए जानी जाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी विशेष आइडियोलॉजी के लिए जानी जाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी विशेष सोशल ग्रुप के सपोर्ट करने के लिए जानी जाती है। तो ये चीज़ें हैं। तो वही कह रहा है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप, समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when 2 or more parties form an alliance to contest election। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में जो पावर की शेयरिंग होती है कभी कभी डायरेक्ट होती है और कभी कभी इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट कैसे होती है वो आपका इसमें लिखा हुआ है कि when 2 or more party form an alliance to contest election। देखिए एक शब्द यहाँ पे आएगा एलायंस और एक आएगा कोलिजन गवर्नमेंट। एक कोलिजन गवर्नमेंट, इन दोनों को आप समझिए। जब इलेक्शन में 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में मिलती हैं और साथ मिलकर कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, तो उसको अलायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलायंस बोलते हैं। यानी चुनाव लड़ने के लिए जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां साथ में मिलती हैं और चुनाव लड़ती हैं तो इसको हम अलायंस बोलते हैं, गठबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गठबंधन बोलते हैं। और फिर जब वो दोनों पार्टियां मान लो जीत गई, मतलब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिली और चुनाव लड़ गई, तो उसको अलायंस बोलते हैं। और फिर जब वही पार्टियां जीत जाती हैं और मिलकर सरकार बनाती हैं तो उससे जो सरकार बनती है उसको कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी गठबंधन की सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार। तो जब कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसको हम लोग अलायंस बोलते हैं। और जब जीत कर सरकार बनाती हैं वही पार्टीज तो उसको कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो वही चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है।
कि इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर उनके अलायंस को क्या हो इलेक्टेड कर देता है तब वो कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं और पावर को क्या करती हैं शेयर करती हैं। इन डेमोक्रेसीज वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। देखिए ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टीज में पावर का शेयर होना। फिर इसके बाद जो है तमाम जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, तमाम जो है प्रेशर ग्रुप होते हैं, जो सरकार की गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे प्रेशर बनाते हैं, उनकी नीतियों को प्रभावित करते हैं, पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हों यानी बिजनेसमैन, उद्योगपतियों का जो ग्रुप हो, बिजनेसमैन का हो, इंडस्ट्रियलिस्ट का हो, फार्म यूनियन हो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का हो, ये सभी प्रेशर ग्रुप हैं। ये गठबंधन अपने आप में एक मजदूर, जैसे मजदूर यूनियन आप सुने होंगे, सब मिलते हैं और मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसके माध्यम से सरकार की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सरकार इनके लिए पॉलिसीज़ को क्या करती है, जो है या तो बदलती है या कुछ इंप्रूव करती है, जैसी भी इनकी डिमांड होती है वैसा काम करती है। सो दे आल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर either through participation in the governmental committees or bringing influence on those decision making process। तो ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं कैसे, गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। दे विल आल्सो हैव शेयर इन गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंटल पावर को में गवर्नमेंट पावर को शेयर करते हैं किसके माध्यम से, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंटल कमिटीज, या तो सरकारी समितियों में हिस्सा लेकर, या फिर इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करके गवर्नमेंटल प्रोसेस में वो गवर्नमेंटल पावर में को वो कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। मतलब कंट्रोल का मतलब इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं। कौन, प्रेशर ग्रुप। तमाम जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग ग्रुप बना के, समूह बना के, प्रेशर ग्रुप बना के गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम समझ गए कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, अलग अलग प्रेशर ग्रुप को भी पावर क्या शेयर होते हुए देखने को मिल जाती है, पावर क्या शेयर होते हुए देखने को मिल जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज में अलायंस और कोलिजन गवर्नमेंट को आप खूब अच्छे से समझे रहेंगे, और हमको लगता है कि ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और पूरी तरीके से इसी के साथ चैप्टर जब कंप्लीट होता है। कंप्लीट एक बार रिकैप्चुलेट हम लोग कर लें कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि अमॉन्ग डिफरेंट आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में पावर क्या होती है, शेयर होती है। पावर क्या होती है, शेयर होती है। आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, अलग अलग सोशल ग्रुप में, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बीच में पॉलिटिकल पावर क्या शेयर होती है। जैसे आर्गन्स में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में पावर का शेयर होना क्या कहलाता है कि पावर जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट आर्गन्स में क्या हो रही है, शेयर हो रही है। इस प्रकार के पावर शेयरिंग मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि ये सभी एक लेवल पे, सेम लेवल पे पावर की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है, ये आपको पता हो गया। इसके बाद लेवल की जब बात की जाए तो पावर का शेयर होना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, यही आपका कहलाता है डिफरेंट लेवल पे पावर क्या हो रही है, शेयर हो रही है। और इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें पावर हायर टू लोअर आपकी क्या होती है, शेयर होती है। और ऐसे पावर शेयरिंग सिस्टम को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी बोला जाता है। सोशल ग्रुप में चाहे रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, इनके बीच में भी पावर की शेयरिंग होती है, जिसमें कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि बेल्जियम में बनी थी, जो कि भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी प्रकार के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बनी थी, वो एक इसका बेहतर एग्जाम्पल है। जैसे भारत जैसे देशों में इसका एग्जाम्पल अगर सेट किया जाए तो जो सोशली वीकर सेक्शन है, रियर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, महिलाओं को आरक्षण करने की बात, ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि वो चाहे सोशली वीकर सेक्शन हो, चाहे महिलाएं, वो समाज का ही एक हिस्सा है। उनको भी एम्पावर्ड करने के लिए उनके भी साथ पावर की क्या होती है, शेयर होती है। और इस मेथड यानी कि सोशल ग्रुप में जो पावर शेयरिंग होती है, इस मेथड का यूज जो है खूब बढ़िया से किस चीज़ के लिए किया जाता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी क्या मिल सके, फेयर शेयर इन पावर मिल सके। वहीं पर लास्ट पॉइंट है जिसमें अलायंस और कोलिजन गवर्नमेंट को हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, आपकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग जो है अपने अपने कंटेंडर्स को खड़ा करती है, जनता उनमें से किसी को क्या करती है, चूज करती है, जिससे कंपटीशन क्रिएट होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखा। और फिर साथ ही साथ अलायंस और कोलिजन गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो उसको अलायंस बोलते हैं, और जब वो जीत कर इलेक्ट होकर सरकार बनाती है तो उसको कोलिजन गवर्नमेंट कहा जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए तमाम इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे कि ट्रेड ग्रुप, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये तमाम लोग भी क्या ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसको क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आई होप आपने इन चारों फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को आपने डिटेल वे में क्या कर लिया, समझ लिया। और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, पूरी तरीके से
पूरा चैप्टर एक एक लाइन हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिस्कस कर लिया। अब आपको किसी भी टॉपिक में अगर डिस्कशन करना है फिर से, तो आप जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस टॉपिक को फिर से एक बार री एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा, ओवरव्यू देखा, हमने बेल्जियम की केस स्टडी देखी, उसके एथनिक कंपोजिशन को देखा, उसके एथनिक डाइवर्सिटीज़ को हैंडल करने के लिए जो प्रोसेस को उसने अपनाया उसको देखा, ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका के बारे में देखा, और फिर फाइनली इन दोनों कहानियों को पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, जिसमें कि प्रूडेंशियल और मोरल रीजन को देखा, और फाइनली 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को देखा, आर्गन्स में, लेवल्स में, सोशल ग्रुप में, और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में। और इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, एक एक लाइन, एक एक बिंदु अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू, और आपने इस पूरे टॉपिक को खूब एंजॉय किया होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम लोग फिर से जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।